नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐसा अध्यादेश लाया गया है जिसमें यह तय हो गया है कि अगर जैसे ही वो कानून बनता है तो पूरे देश के किसानों को कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी बाजार में अपनी फसलों को बेचने का अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि अन्नदाता जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन जब उसके हित की बात आती है तो ये खुद को अकेला महसूस करता है। आजादी के 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन किसान को यह अधिकार नहीं कि वो खुद अपनी फसल को जो भाव है वो तय करे, उसे बेच सके। लेकिन अब केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे देश के किसानों को यह आजादी होगी कि वो कहीं पर भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकेंगे। मोदी सरकार लगातार ये कहती है कि किसानों के हित को साधने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को लागू करने का फैसला लिया। ये तय है कि इससे फायदा होगा किसानों को, देश के किसानों को। लेकिन आज और इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हरियाणा के किसानों को लेकर है कि हरियाणा के किसानों को एक देश एक बाजार नीति से क्या फायदा होगा। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो अन्न का भंडार देश का भरता है, अन्न के भंडार भरता है, और अन्न के भंडार भरने वाले हरियाणा के किसान को इस नीति से क्या मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं करवा देता हूं। ब्रजेंद्र नेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ हैं। बाल मुकुंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस जी पार्टी के धन्यवाद। प्रवक्ता हैं। और गुरजीत सिंह मान है, किसान नेता हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर गहनता से उन पर नजर बना के रखते हैं। और हरियाणा के एंगल से हम आपको बता दें कि अब इस कार्यक्रम में हम जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि हरियाणा के लिहाज से ये नीति कितनी कारगर हो सकती है, क्या इसका किसानों को फायदा होगा या फिर इससे हरियाणा के किसानों के लिए कोई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। मैं पहले गुरजीत सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो नीति है, हालांकि इसको लेकर के लगातार मांग होती रही और ये मुद्दा आज से नहीं बल्कि कई दशकों पुराना मुद्दा है। अब इस पर अध्यादेश लाने की बात हो रही है। पहले आपसे ये समझें कि वाकई में ये कितना कारगर है, कितना महत्वपूर्ण है, उसके बाद आपसे जानेंगे कि हरियाणा को इससे क्या मिलने वाला है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 में लागू हुआ था और ये काफी इफेक्टिव रहा जब देश में अनाज की बहुत कमी होती थी। स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट से पहले की बात करें, 60s के टाइम में जब हमें जी वीट भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी बिल्कुल। और दालें और तिलहन तो हम आज भी इंपोर्ट करते हैं। उस टाइम एक समस्या ये आ रही थी कि क्योंकि सीमित उत्पादन था तो किसी किसान और व्यापारी और कुछ और लोग इसका भंडारण कर लेते थे और ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती थी और उससे प्राइसेस तो बढ़ती थी लेकिन अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती थी। प्राइस का बढ़ना अलग बात है, लेकिन आपके पास चीज का न होना उससे बड़ी समस्या बड़ी है। समस्या है। जी उसको लेकर के तब ये काला बाजारी का भी नाम दिया गया कि कुछ लोग किसान नहीं है, वो इसका भंडारण कर रहे हैं और इसको फिर काले बाजार में बेच रहे हैं औने पौने दाम पर। इस चीज को लेकर के ये एक्ट मुझे लगता है कि उस टाइम अमल इसको में लाया गया। हाँ अमल पे लाया गया। एग्जैक्टली। तो वो समय और आज के समय में एक तो वैसे बहुत अंतर है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन 60s से शुरू हुई और आज आप देखेंगे कि देश इतनी बड़ी समस्या से गुजर गया, लेकिन अनाज के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरा मतलब किसी दूसरे देश के आगे। भंडारण हमारे देश का ही काफी था, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम रही हो तो अलग बात है। ये निश्चित तौर पे एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके साथ में ये बताना चाहता हूँ, ये एक्ट तब इन्वोक्ड था इन 60s, बिफोर 60s अप टू 70s के बाद भी चीनी की कालाबाजारी हुई, तब ये इफेक्टिव था। लेकिन अब बहुत समय से आपने भी इस एक्ट के बारे में कभी चर्चा भी नहीं सुनी होगी कि ये एक्ट रिस्ट्रिक्टिव हो गया है या इस वजह से किसानों को या किसी को दिक्कत आ रही है। बेसिकली ये एक तरह से पार्शली रिवोक भी था, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। और अगर मैं, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं आपके पास इसके थ्रू कोई डेटा शेयर कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अब ये 2002 से लेकर के 2015, 16, 18, 19 तक का मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें तकरीबन ये सारी चीजें आ जाती हैं। पल्सेस, व्हीट, राइस, पैडी, एडिबल ऑयल, पोटैटो और अनियन, जिनका नाम इसमें है। ये इनको लेकर के ये पहले से ही विड्रॉन और लैप्स हो चुका था जी।
ये अगर मैं आप डिटेल में चाहें तो मैं क्या मैं इसमें शेयर कर सकता हूँ आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंट जी जी बिल्कुल। तो किस प्रकार से शेयर कर सकता हूँ मुझे अभी नहीं आप मालूम। मोटे एनीवे मोटे पॉइंट्स बता सकते हाँ, हैं। वैसे अगर हाँ, आप स्क्रीन पे दिखाएंगे तो मैं इसको स्क्रीन पे इसके सामने शायद संभव ना हो पाए। हाँ हाँ राइट जी, बिल्कुल एनीवे बिल्कुल, मैं ये इसको दिखाइए। ठीक है। हाँ हाँ इसको मैं वैसे थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ झलक इसकी। हाँ तो ये बाद में चलो मैं आपको दे दूंगा। जी। तो इसमें ये जो दालों को लेकर के ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया था, लैप्स हो गया था 17/5/2017 को। हम्म वीट को लेकर के 31/3/2009 को ये लैप्स हो गया था। हम्म इसी प्रकार राइस को, पैडी को, ये अलग अलग डेट्स है मेरे पास हम्म जब ये इफेक्टिवली पहले ही खत्म हो गया था। हम्म तो आज के दिन हालांकि इसका एक विधिवत रूप से ऑर्डिनेंस ला करके हम्म खत्म कर देना अच्छी बात है, लेकिन असलियत ये है कि ये पहले से ही एक डेड स्नेक है। आप एक यानी मरे हुए सांप ये को कह सकते हैं मारना मान चाह साहब, रहे हैं। ये हाँ जी। कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा अगर इसको कानून में बदल दिया जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बहुत पहले सारी चीजें कर चुके हैं तो आज इसको करने की जरूरत क्या है, ये आप इसका मतलब बताना चाहते हैं मान साहब? जी हाँ, उसके साथ मैं एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि जहाँ सेंटर का ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आपने हरियाणा में पिछले दिनों कई प्रोग्राम किए जी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर के। हम्म वो इटसेल्फ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं। हम्म आप तो दूसरी स्टेट की, पूरे देश की मंडी की बात कर रहे हैं। वो पोर्टल के जरिए तो आप एक मंडी तक ही सीमित रह जाते हैं कि बिल्कुल। आपकी मस्टर्ड सिर्फ इस मंडी में बिकेगी और इस दिन को बिकेगी। कहाँ ये फ्रीडम है? फ्रीडम तो उल्टा कर्टेल हो रही है। जी। अभी जो एक नया पीछा थोड़ा डाइल्यूट हो गया, इसका नाम मेरा ख्याल से है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी उसमें विरासत, भी जी। आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि फार्मर की एक फ्रीडम जो थी कि वो क्या ग्रो कर सकता है, उसको भी कर्टेल किया जा रहा है। उसके लिए चाहे नाम उसको जल बचत किया दिया जा रहा हो या और बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप उल्टा फार्मर की फ्रीडम को रोक रहे हैं। ठीक है। तो उसमें ऐसे होने में हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि अगर सेंटर ये इसको खोलना चाह रही है तो हरियाणा तो स्टेप बाय स्टेप उल्टा इस पे बंदिशें लगा रहा है। मेरा चलिए, यही एक बात। हरियाणा में अगर इस चीज का पालन करने की बात होती है तो हरियाणा के किसानों को लेकर अगर बाहर के लोग हरियाणा में आकर इसी तरह से अपनी मर्जी से सब्जियां, दालें, फल बेचेंगे, अनाज बेचेंगे तो उसको लेकर के हरियाणा के किसानों को दिक्कतें हो सकती हैं, आप ये कहना चाहते हैं। मैं ब्रजेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाने की बात कही, लेकिन उसके उलट अगर मैं बात करूं हरियाणा की, जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा है और उसमें यह बात भी है कि पहले हरियाणा के किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा जो रजिस्टर्ड होंगे। तो ऐसे में जो अड़ोस पड़ोस के जो प्रदेश हैं वहां से अगर कोई इस प्रकार का सामान बेचने आता है तो वो एक चुनौती हो जाएगी और हरियाणा के किसानों के लिए और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो केंद्र के इस फैसले को लेकर हरियाणा क्या कहता है, सरकार हरियाणा की क्या कहती है? देखिए शमशेर जी, पहली बात तो ये कि आपने जिस तरह से कहा कि अध्यादेश आने वाला है, अध्यादेश आने वाला नहीं है, अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मंजूर हो गया, कानून बनने वाला है। हाँ हाँ, माफ कीजिए। हाँ। तो दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, जैसे मान लीजिए एक देश एक बाजार की जो अवधारणा को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, इसमें वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट का जो सपना है वो प्रधानमंत्री जी का सपना सच होगा। एक देश एक टैक्स का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था उसको पूरा करके दिखाया। एक देश एक राशन कार्ड का आप सबको पता है कि 1 जून से पूरे देश के अंदर राशन कार्ड इसी तरह से लागू हो चुके हैं, कोई भी कहीं से भी राशन का सामान ले सकता है। और अब इसी तरह से एक देश एक बाजार जो है ये किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। और इसमें जो आपने बात करी शमशेर जी, इसमें मंडियां रहेंगी, इसमें मंडियों का जो एक क्रम है वो अपने सिस्टम से चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ देश में कहीं भी जाकर के किसान ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, अपने रेट पर बेच सकता है और व्यापारी वहीं से खरीद करेगा। जो भी व्यापारी पैन कार्ड रखता है वो खरीद कर सकता है और किसान के पास में चाहे पैन कार्ड है या पैन कार्ड नहीं है वो फिर भी अपनी फसल को बेच सकता है। और यहाँ तक कि कृषि मंत्री जी ने, जो नरेंद्र तोमर जी हैं, उन्होंने कहा है कि किसान अगर अपने घर पे बैठकर भी अपनी फसल बेचना चाहे तो जो व्यापारी खरीदारी कर रहा है वो उसके घर से भी फसल को ले जा सकता है। इतनी तक छूट देने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो मंडियों का कॉन्सेप्ट
और एक जो ये कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई है, ये बिल्कुल अलग चीज है। सीधे व्यापारी को फसल बेच सकेंगे किसान, अपने हिसाब से अपनी कीमत पर बेच सकेंगे, ई ट्रेडिंग के जरिए खरीद बिक्री हो सकेगी, कोई टैक्स इसमें नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है शमशेर जी कि बेचने वाले किसान पर या खरीदने वाले पर इसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इसमें सेम डे पेमेंट करनी पड़ेगी व्यापारी को, किसान को। अगर सेम डे किसी कारण से नहीं हो पाती है तो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर किसान को पेमेंट करनी पड़ेगी इसके अंदर, और 3 दिन के अंदर अंदर उसको पैसा मिल जाएगा। अभी 3 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शमशेर जी, जो खरीफ की 14 फसलें हैं उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना के मूल्य के हिसाब से एक एक फसल पे 100 रुपए से 300 रुपए बढ़ाने का काम किया है। फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया है, और अभी 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है किसान की जो लागत है उसका 2 गुना मूल्य उसको देना, उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्रजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हरियाणा के जो किसान है, हरियाणा के किसान तो वैसे इतनी ज्यादा बम्पर पैदावार करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो गन्ने के रेट की मैं बात करना चाहूंगा, गन्ने के दाम हरियाणा में अच्छे खासे मिलते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, पड़ोस के जो भी जिले होते हैं वहां से लोग आते हैं बेचने, और इतनी छूट मिलने के बाद और दबाव बढ़ जाएगा। इससे हरियाणा के किसानों को परेशानी नहीं होगी क्या? ये समझना चाह रहा था आपसे, होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है? देखिए शमशेर जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी होने वाली है। आज जैसे आपने बताया कि लगभग 350 रुपए के आसपास हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गन्ने का रेट है वो देश में सर्वाधिक है। आप देखिए गन्ने में तो कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है, हमारी मिलें बराबर चल रही है। कहीं कोई दिक्कत अगर परेशानी थी तो पीछे उसको दूर किया गया। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया मनरेगा की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा प्रदेश के अंदर 309 रुपए पर डे के हिसाब से मिलती है। तो हरियाणा के अंदर किसी तरह की ब्रजेंद्र जी, हरियाणा के मिलेगी। एंगल से देखें तो सरकार को यानी बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। कांग्रेस से पूछेंगे, बाल मुकुंद शर्मा जी, इस अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? और हरियाणा के एंगल से बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम दिन में भी इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं, इस ओवरऑल मुद्दे को लेकर, लेकिन हरियाणा को लेकर समझना चाहते हैं क्योंकि हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, और मंडियों में जितना अनाज, जितनी सब्जियां, जितनी पैदावार हरियाणा करता है अपने क्षेत्रफल के लिहाज से, उतना शायद को मुकाबले में हो। शमशेर जी, मैं इस कदम की तारीफ करना चाहता हूं अगर इसमें कोई इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कहता हूं कोई ऐसा भी कानून होना चाहिए कि जो ये प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं ना, इनको कोई न कोई जुर्माना या कुछ न कुछ इनको हर्जाना देना चाहिए चीजों का। ये इतना बरगलाते हैं टीवी पे बैठ करके। ऐसे तो सर सभी पार्टियों के लोग आ जाएंगे, उसमें एक पार्टी नहीं फिर तो सारी पार्टी आ जाएंगी, कोई न कोई कभी न कभी झूठ बोल ही दे। ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, कई कई बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े दावों के 5 साल के बाद कांग्रेस के सभी प्रवक्ता बैन हो जाएंगे, जैसे एक बार चलिए ये चर्चा का विषय नहीं है। बाल मुकुंद जी, अब जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता पहले अनाज एक देश एक टैक्स की बात करते थे, झूठ बोलते हैं। शराब पे टैक्स है, वैट है, पेट्रोल पे डीजल पे वैट है, कहाँ एक देश एक टैक्स? मुनाफाखोरी शुरू कर रखी सरकार ने, व्यापार है ये पेट्रोल को क्यों नहीं लेकर आते जीएसटी के दायरे में? आप एक देश एक टैक्स कहाँ हुआ? एक देश एक राशन कार्ड की बात करते हैं, आधी स्टेट उससे जुड़ी हुई नहीं अभी तक। पेट्रोल डीजल को लेकर अलग अलग उस पर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा इशू, लेकिन आज हरियाणा की बात कर रहे हैं। बाल मुकुंद जी, हरियाणा की बात करते हैं। हाँ शमशेर जी, इनको भी रोको, ऐसे झूठ बोलते बीच में। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपसे आज जो मुद्दा हमने रखा वो ये रखा है कि हरियाणा के किसान की बात कांग्रेस करे, देश की बात भी करेंगे, अब हरियाणा की बात करे कांग्रेस। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता को भी ऐसे बोले कि वो हरियाणा के आज इस बात पे बात करे। एक बार ब्रजेंद्र जी बात पूरी करने दें, बात पूरी होने दें, बात पूरी होने दें बाल मुकुंद जी। पूछिए जरा, केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है, उसके बारे में जानकारी है? सुने मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रजेंद्र जी, सुनिए एक बार बात पूरी कर, बात पूरी होने दें। इनको जानकारी नहीं है। ठीक, बात बोलिए। फैसला इम्प्लीमेंट होता है तो स्वागत योग्य कदम है, ठीक है। लेकिन जैसी परिस्थितियां अभी पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं शमशेर जी, हम कई बार आपसे रूबरू हुए हैं, मंडियों के आपने हालात देखे हैं और आप दिखा भी रहे हैं यूजुअल। ये 3 दिन में पेमेंट की बात करें, अभी 30 दिन में पेमेंट नहीं हुई है हरियाणा के किसानों की, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये व्यवस्था की बात है, ये तो एक तरह से बरगलाने की बात है। ठीक है, व्यवस्था अच्छी है,
भाई कोई कहीं जाकर के बेचे, लेकिन हरियाणा जैसे उन्नत स्टेट में तो यूपी की फसल आती है वही नहीं इनसे सहन होती कभी भी, इस झगड़े बढ़ते हैं। कोई नियम और कायदे कानून नहीं है इस चीज के लिए। हरियाणा में तो पहले परेशान रहते हैं, यूपी के सब किसान जो है उनका अच्छा नहीं होता, गेहूं भी नहीं होता और गन्ना भी नहीं होता, वो जाकर के हरियाणा में बैठ जाते हैं। हरियाणा के किसानों को परेशानी होगी। अगर आपको इन्होंने इस तरह कर दिया, कोई व्यवस्था होगी तो उस समय जब आएगा निकल के पूरा हम पढ़ेंगे। ये मानते हैं आप बालमुकुंद जी, आपको ये लगता है कि इस चीज को लेकर इस अध्यादेश के बाद जो कानून बनेगा उससे हरियाणा के किसानों को समस्या हो सकती है बाहर का, हालांकि समस्या हर बार होती है लेकिन अब और ज्यादा दबाव बढ़ेगा, ये आप मानते हैं? जी 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 बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए व्यवस्था अभी सुचारू रूप से पूरा पढ़ना पड़ेगा। कदम अच्छा है, मतलब एक सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मुझे नहीं लगता। ये वक्त बताएगा। गुरजीत मान जी, अक्सर हम देखते हैं कि पिछले काफी सालों से लगातार ये बात होती आई है कि हिंदुस्तान का किसान जो है अपनी मर्जी से फसल को नहीं बेच सकता, उसके दाम नहीं लगा सकता, कहाँ बेचना है कैसे बेचना है सब सरकारों को तय करना होता है। अब इस कदम से क्या लगता है, आत्मनिर्भर किसान बनेगा, उसको अपनी फसल का सही दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ये चीजें कहीं ना कहीं किसान को कहीं और लेकर जा रही हैं? आपको लगता है कि किसान आत्मनिर्भर होगा, उसके जेब में पैसा आएगा और अपनी मर्जी से उसको सही दाम मिलेगा, खुद उसका मूल्य तय करेगा किसान? शमशेर जी, मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहता हूँ, मुझे अभी लीगल स्टेटस नहीं पता, इसके साथ 2 एक्ट और ऑर्डिनेंस और आ रहे हैं। एक का नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, दूसरे का नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेशन 2020। ये दोनों का जिक्र कहीं नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा किसान को लेकर, किसान का नाम अवश्य है। इनका दोनों का एम है कि जो पहले का जो मैंने बताया उसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं कि आपको किसी ऑर्डर मिला किसान को मध्य प्रदेश का कि मेरे लिए ये प्रोड्यूस करके दीजिएगा, वो किसान उसकी पसंद की फसल को उगा करके वो प्रोड्यूस उसको दे सकता है। वो उस पे बाउंड होगा कि जो प्राइसेस उसने एग्री की हैं उनको वो खरीदे। अगर ये ऐसा होता है तो अच्छी बात है। जो दूसरा एक्ट है उससे उसका एम किसान न होकर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारी जो वेयर हाउसिंग है, हमारी कोल्ड चेन है, वो काफी डिफेक्टिव है। उसको लेकर के उनको एम करके उनके लिए ल्यूक्रेटिव बनाया गया है कि वो लोग इन्वेस्ट कर सकें। अब वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली फार्मर का भला होने वाला है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो लोग नहीं आते क्योंकि सरकार ने वो चीजें नहीं बनानी है तो वो एक्ट केवल एक्ट रह जाएगा। ये क्योंकि अब हमारी चर्चा में नेहरा साहब थे और इधर अपने शर्मा साहब थे, ये कहीं ना कहीं एक इसमें बात डिफर करती है। जो एमएसपी को लेकर के प्रोड्यूस है जितनी भी, उसकी रिस्ट्रिक्शंस एपीएमसी मार्केट तक ही रहेंगी, लगता है कि पहले की तरह। वो क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्राइस उनकी कम होती है एमएसपी से, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन मुझे लगता है कि स्टेट फिर भी लगाएंगी, चाहे एक्ट रहे ना रहे। इस पे नेहरा जी मुझे बेहतर बता पाएंगे। तो ये क्योंकि दिस इज एन इशू ऑफ स्टेट्स एज वेल एज सेंटर। अगर स्टेट सेंटर प्रपोज करता है और स्टेट उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है तो इसका फायदा नहीं होने वाला। हालांकि दोनों स्टेट्स कई दफा एक ही रूलिंग पार्टी की होती हैं, तब भी इस तरह की रुकावटें आती हैं, अभी पीछे भी आई हैं। पारस्परिक हित कई बार टकरा जाते हैं, चाहे वो किसान की बात हो, वो चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो, अक्सर ऐसा देखा जाता है। ब्रजेंद्र जी, एक तो ये बात कि आपस में टकराएंगे तो उसमें जो राज्य सरकार उसकी भूमिका क्या रहेगी, और दूसरा ये कि बालमुकुंद शर्मा जी ने पूछा कि इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, अगर उसको लागू करने की बारी आती है तो उसको किस बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा, ये चिंता। कांग्रेस ने आपका स्वागत किया है, अब जो बात हो रही है स्वागत है इस कदम का, ये मानती है कांग्रेस। आप लोगों को इस पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा, ये चाहती है कांग्रेस। शमशेर जी, देखिए, जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो मैं मेरे साथी प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि जब पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे देश के इतिहास में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों के लिए लागू किया था, उस समय भी किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह का सवाल खड़ा किया था। लेकिन आप जानते हैं कि देश के लगभग 15 करोड़ किसानों पर लगभग 85,000 करोड़ रुपए देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफलतापूर्वक उनके खातों में ट्रांसफर लगातार हो रहा है। वो 2-2 की 3 किस्तों में पैसा जाता है साल के अंदर। बहुत अच्छी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पैसे को किसानों के खाते में डाला है, तो बड़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है। दूसरा, किसान मानधन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद किसान को 3,000 रुपए पेंशन मिली है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।
और भावांतर भरपाई योजना जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 3 साल पहले चलाई थी शमशेर जी, उसको भी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू करने की बात की है, जिसमें 19 तरह की, चाहे वो फसल है, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जी है, उनको भावांतर भरपाई योजना के अंदर एक रेट तय किया जाता है। अगर मंडी में उससे कम किसान की फसल बिकती है तो बाकी का जो रेट का अंतर है उसकी हरियाणा सरकार भरपाई करती है। जैसे पिछले साल हमने 610 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर इस फसल के तहत देने का काम किया है। तो भावांतर भरपाई योजना की तो आज ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, शमशेर जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भावांतर भरपाई योजना के तहत ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। जब बाजरा हमने खरीदा था तो उस समय बाजरा मार्केट में इनके समय बिकता था 700, 800, 1000 रुपए तक। हमने उसका 2000 रेट किया, इन्होंने इसी तरह सवाल उठाए। हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान का बाजरा खरीदा कि अगर मंडी में 1500, 1400, 1300, अगर 1600 तक बिकता है तो बाकी का जो गैप है उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। तो भावांतर भरपाई योजना एक बहुत कामयाब योजना हरियाणा सरकार, यानी आपको ये लगता है, ठीक है, मैं बालमुकुंद जी, जो आपने एक सवाल खड़ा किया कि जो नीतियों को लागू करने की बारी आती है तो उसको लेकर बहुत से एग्जाम्पल दिए ब्रजेंद्र नेहरा जी ने, लेकिन ये भी कहा कि आप लोग जब भी कोई इस प्रकार की नीति हम लागू करते हैं तो कांग्रेस सवाल खड़ा करती है, और उसी प्रकार से अब आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस जो किसान हित की जो बात है वो हम रखते हैं, और विपक्ष में होने के अंदर मैत्री हमारी भूमिका है कि जो कमियां हैं वो हम इनको बताएं, और अगर ये लोग नहीं सचेत होते तो फिर हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं। और हमने अभी मंडियों में जो इन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी, अगर कांग्रेस वहां खड़ी नहीं होती तो गेहूं खरीद ही नहीं होती। हमारे नेता एक एक दर पे एक एक मंडी में गए हैं, हम लोग वहां जाकर खड़े हुए हैं, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, तो ये खरीद हुई है जाकर के। और वो भी अभी कल 6 तारीख लास्ट डेट है, 2 बार इन्होंने डेट भी बढ़ाई है, तो हम लोग खड़े रहे। और मैं कहता हूँ अगर आप भी खरीद में कहीं दिक्कत हुई तो फिर यानी ये आप मानते हैं कि खरीदारी ठीक हो रही है, चाहे वो आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको लगता है कि खरीदारी ठीक हो रही है? नहीं, खरीदारी ठीक नहीं, लंबा प्रोसेस किया इन्होंने। जिस तरीके से किसानों आप कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हुए, तो आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें खड़ा ही नहीं होना चाहिए। सरकार का, शासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि ना तो किसान तंग हो और ना लोगों को सड़कों पे आना पड़े। व्यवस्था जिस तरीके से ये बातें अच्छी कर रहे हैं, इसी तरह काम अच्छा हो जाए तो मंडी में किसान खुशहाल हो जाए। मेरा देश का अन्नदाता जो किसान है, आज अहम मुद्दा किसान का ही हमने रखा। देखिए, उसमें कदम को लेकर बात हो रही थी। आप 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े, ब्रजेंद्र नेहरा जी, बालमुकुंद शर्मा जी और उसके साथ साथ गुरजीत सिंह मान जी। आप सभी ने इस कदम को सराहा, चाहे बीजेपी ने तो अपनी तरफ से कदम उठाया, मान साहब आपने कहा सही है, कांग्रेस पार्टी भी ठीक कहती है, और लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं इनको दिक्कत दिखती है, लेकिन अगर वो सही तरीके से लागू हो जाता है तो वो कदम किसानों के लिए बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो किसानों के लिए एक बेहतर कदम उठाने की बात हो रही है, अध्यादेश जो है वो लाया गया है, अब कानून बनेगा, और उसके बाद कानून बनने के बाद अगर इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाता है तो देश के किसानों को अपनी सब्जियां, अपने अनाज को कहीं पर भी और किसी को भी बेचने की आजादी होगी। वो अपने हिसाब से दाम अपने फसल को बेच सकता है और उसके दाम ले सकता है। कदम उठाया गया, बेहतर कदम है, लेकिन इस कदम के जो परिणाम सामने आएंगे तब ये पता चलेगा कि ये कितना कारगर है। हालांकि जब 1955 की बात होती है, जब इस कानून को लागू किया गया, तब कुछ परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज जो हालात हैं तो देश में न तो अनाज की कमी है, न फलों की, न सब्जियों की कमी है। देश का किसान पूरी तरीके से मेहनत करता है। अब आज के दौर में इन चीजों को लेकर के समस्याएं नहीं हो सकती हैं। अब ऐसे में ये जरूर तय होना चाहिए कि किसान अपने फल का रेट तय करे, सब्जी का रेट तय करे, अपने अनाज का, अपने दालों का रेट तय करे, तो उसमें उसको सुविधा होगी। और आने वाले दिनों में अगर इस सुविधा के अच्छे परिणाम निकलते हैं तो ये देश के किसान को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में कारगर हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।